श्री नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर यह अभिभाषण आप सुन रहे थे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण रखा। लेकिन विपक्ष को कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा भी है और वो एक एक मुद्दा एक एक करके आपको बताते जाएंगे। आकांक्षी भारत को लेकर के श्री मणिकम टेगोर ने संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति तो एक एक करके आपको बताते जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्हें विपक्ष के ऊपर एक तंज कसते हुए कहा कि वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो एक दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। इस बात को लेकर के विपक्ष की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के दौरान कई दफा अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन वो हल्की बहुत खटपट के बावजूद उनका भाषण निरंतर चलता रहा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। आप शायद भूल गए हैं, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले ये स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी, जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। ये आपके नेताओं के बयान यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से
सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, सामान्य मानवी के लिए, दादा आपके काम की बात है, अरे आपके काम की बात है, मजा लो ना, आपके काम आएगा। थोड़ा मैं आगे जाऊंगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई। तो ये डिफेंस को लेकर के और महंगाई को लेकर के जो पिछली सरकारों की कमजोरी रही, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा साफ वही से अपनी बात रखी। उसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रखे, उसके लिए संक्षेप में बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास सहयोगी हैं। आदर्श हमारे साथ हैं, रंजीता हमारे साथ हैं और अमित हमारे साथ हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कहा जाए कि हरफन वाला अंदाज सामने आया था। ना सिर्फ मुद्दों पर बात रखी बल्कि बीच बीच में विपक्ष से चुटकी भी लेते रहे। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बोले रहे उनके? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री का अभिभाषण, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर प्रधानमंत्री का जो एक तरह से जो उनका जवाब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको हर कोई इंतजार इसलिए करता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है और इसमें प्रधानमंत्री एक एक करके, मैंने आप कह सकते हैं चाहे कांग्रेस हो या जो भी विपक्ष के लोग हैं, उनको जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते आए हैं। इस बार भी देखिए, अगर देखें तो पूरा जो फोकस था वो कांग्रेस को खासतौर से निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने जो अपनी उपलब्धि के तौर पर उन्होंने किसान से लेकर तमाम चीजों के बारे में बात की, कैसे जो एंटरप्रेन्योर जो है वो नए खड़े हुए हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं, कैसे युवा लोग को तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 2-3 चीजें जो, और नेहरू को लेकर उन्होंने बार बार किया। जब नेहरू की बात की तो वो अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अरे कांग्रेस के साथियों को उन्होंने कहा कि अरे आप लोग के लिए तो अच्छी बात है, आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि मैं नेहरू का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इस बार मैं नेहरू जी का बहुत बार नाम लूंगा। इसके अलावा उन्होंने बात भी की कि मोदी के बिना आप लोग का लगता है दिन नहीं बनता है, क्योंकि हर बात में आप लोग मोदी 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 करते हैं। तो इस चुटकी का अंदाज था। लेकिन 2 बड़े मुद्दे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई है, उस पर उन्होंने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और जिस अंदाज में नेहरू की बातों को, कोर्ट को सामने रखा कि किस तरह लाल किले से उन्होंने ये कही थी कि कोरिया में और अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर महंगाई पर पड़ता है। बिल्कुल। तो एक तरह से लेकिन अभी महंगाई के साथ साथ एक और अहम मुद्दा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है और जिस तरीके की विभाजनकारी नीतियां कांग्रेस देश में लागू करवाना चाहता है वो देश के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस संबंध में, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, वापस लौट रहे हैं हम लोग। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य प्लीज।
मैंने सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अप्रयादित आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहां अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। पहला आरोप कि कांग्रेस के डीएनए में विभाजनकारी नीति है। दूसरा आरोप वो कहते हैं कि भाई अंग्रेज यहां से चले गए लेकिन बांटो राज करो की नीति नहीं गई यहां से, और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो सरगना है वो कांग्रेस ही बन चुकी है। रंजिता, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि ये बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कांग्रेस ने जो कुछ किया है, अगर उसको आप एक सूत्र में बांध के देखेंगे तो कांग्रेस की पूरी विभाजनकारी नीति सामने आने वाली है। बिल्कुल, देखिए, मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का। जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, कई चीजें उन्होंने कही, लेकिन जिस तरह का उनका पूरा वक्तव्य रहा उसमें ज्यादातर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। जिसकी कुछ बातें आप बता रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग और जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, वो विभाजन नीति कांग्रेस जो है वो पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है। कुछ इसी तरह का आरोप हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है कि जब भी कहीं भी चुनाव होता है, बीजेपी जो है धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती है और इसी तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है, और ऐसे आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर लगते दिख रहे हैं। पीएम ने अपने अभिभाषण में, पीएम ने अपने स्पीच में इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी के साथ लड़ते लड़ते कांग्रेस यहां तक पहुंच चुकी है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में आना नहीं चाहती और 100 साल तक सत्ता में आने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता, क्योंकि वो इस तरह से काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस उनकी हर नीति का विरोध करती है, लोकतंत्र में विरोध करना जायज है, लेकिन अंध विरोध करना
लोकतंत्र का अपमान है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मैसेज देने की भी कोशिश रही है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कांग्रेस के कई नेता, जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो सर्वोच्च कमेटी कही जाती है, उसमें कई बार कई नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया है कि कांग्रेस पार्टी को अपना पैटर्न बदलने की जरूरत है। हर बात पर प्रधानमंत्री को टारगेट करना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। तो एक स्वस्थ राजनीति की बात प्रधानमंत्री ने की। देखना है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब इसका प्रतिक्रिया आनी शुरू हो रही है। बिल्कुल। कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार के और खासकर पीएम के इस भाषण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर जिस तरह की बातें आज कही गई है, ये कहा गया कि जब चुनाव हारते हैं तो सिस्टम काम करता है। इसका मतलब कि महंगाई और बेरोजगारी इन सभी चीजों से पूरी जानकारी आपसे लूंगा। रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया क्या दी है, लेकिन डीएनए के साथ साथ जो कोरोना के वक्त पर कांग्रेस की पूरी कार्यशैली रही, उसको लेकर जो निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी सुनवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज। पहली लहर के दौरान वो मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी,
इतनी तीव्रता नहीं थी। इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। और आदर्श हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदर्श, इस स्पीच के इस हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महाराष्ट्र के अंदर महाआघाड़ी सरकार है उस पर तंज कसा, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसा, लेकिन उस दौरान में जब कोविड लगातार फैलना शुरू हुआ, पब्लिक परसेप्शन क्या रहा कि उत्तर प्रदेश में जो मैनेजमेंट था या महाराष्ट्र में जो मैनेजमेंट था या दिल्ली से लोगों की बसें भर करके भेजी गई थी, पब्लिक परसेप्शन क्या था इन चीज के बारे में? देखिए, हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर ऐसे जो दूसरे राज्य हैं, उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी कितनी है। उसके कंपैरिजन में अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। ऐसे में जो मैनेजमेंट, जो कोविड की बातें यूपी को लेकर कही जाती हैं, वो शायद महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर नहीं कही जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम दिल्ली या फिर महाराष्ट्र के कोविड केसेस को, कोविड में मौत की दरों को देखें तो ज़्यादा था, बजाय इसके कि उनकी संख्या, जनसंख्या जो थी वो कम थी, छोटे राज्य थे। अब वहीं अगर हम उसके कंपैरिजन में यूपी को देखें तो यूपी की जनसंख्या भी ज़्यादा बड़ी थी और राज्य भी भूभाग के हिसाब से ज़्यादा बड़ा है। और ऐसे में निश्चित तौर पर कोविड में लोग परेशान हुए, कई लोगों के अपनों ने जान गंवाई है। ऐसे में अगर हम दोनों की चीज़ों को कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो यूपी, जिस राज्य में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो, 24-25 करोड़ जनसंख्या आती हो, वहाँ पर अगर हम कोविड के जो बीमार हैं उनकी दर देखें या फिर उसकी मौत की दर को देखें तो निश्चित तौर पर अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो वो कम था। हालांकि बड़ा राज्य था तो उसको लेकर लोग ज़्यादा परेशान हुए और ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले जो दूसरे राज्य हैं उनके बाद कंपेरिजन में अगर हम देखें तो यूपी में उस तरीके का माहौल कमोबेश अगर हम कंपेरिजन करें तो कम था। बिल्कुल आदर्श, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के सदन के अंदर की स्पीच को पर पहला कमेंट आपका क्या होगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मैं एक बात बड़े फख्र से और गर्व से कहता हूँ, कोविड की वेव में जब माननीय प्रधानमंत्री इस चीज के अटकलें लगा रहे थे कि उनके रैलीज में कितने क्राउड थे और इस पर शो ऑफ कर रहे थे कि इतनी भीड़ उन्होंने देखी नहीं। मैं तहसीन पूनावाला ने ऑक्सीजन बेड्स अरेंज किए, मैंने ऑक्सीजन अरेंज की, उस पर टैक्स भरा और ट्रेन की टिकट्स मैंने अरेंज की। अगर प्रधानमंत्री को लगता है जो उन्होंने किया वो सही था और मैं जो किया मैं गलत था, तो मैं इस जो प्रधानमंत्री के इन शब्दों को मैं एक हार की तरह स्वीकार करता हूं और मैं दोबारा से वो करूंगा। और मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे डर है कि मैंने बीच में करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जो बात की वो तहसीन पूनावाला को लेकर नहीं की, उन्होंने जो सीधा नाम लेकर जो तंज कसा वो महाआघाड़ी सरकार को लेकर कसा, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट बांट रहे थे वहां जाने के लिए, और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसको लेकर कसा, उन्होंने तहसीन पूनावाला के ऊपर नहीं कसा। जी बिल्कुल सही। और तहसीन पूनावाला ने महाराष्ट्र में मुंबई से और अन्य जगहों से ट्रेन की टिकट की, हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए, हमारे प्रवासी भाई बहनों के लिए टिकटें की और उन्हें अपने घर पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन बेड के। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑक्सीजन पे तहसीन से टैक्स लिया। प्रधानमंत्री को लगता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो प्रधानमंत्री को मैं बता दूं उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कोविड की वेव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं नहीं थे, वे रैलीज कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग जमीन पे थे। मेरे साथ था श्रीनिवास जमीन पर, मेरे साथ था कांग्रेस के करोड़ों लोग जमीन पर। प्रधानमंत्री जी तो चुप गए थे, वो तो रैलीज में ये कह रहे थे इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं है। इस बात की तारीफ होनी चाहिए तहसीन कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में लोगों की भलाई के लिए काम किया, निसंदेह बेहतर चीज है। लेकिन एक फैक्ट भी सामने है कि जिस वक्त कोरोना फैल रहा था, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था और मुंबई खास तौर पर कि जो कि एक वक्त पर कोरोना का एपिसेंटर बन चुका था। एक लंबा वक्त ऐसा रहा जबकि पूरे देश में जितने केसेस आ रहे थे उसमें से आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे थे। तो सरकार की विफलता के तौर पर क्या आप देखेंगे इसको, राज्य सरकार की? तो प्रधानमंत्री जी ट्रेन्स किसके डिपार्टमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? ट्रेन्स किसने चलाए? माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने तो टिकट देने का काम किया, ट्रेन्स उन्होंने चलाए। उन्होंने ट्रेन शुरू करते समय कहा कि हमारे प्रवासी भाई बहनों को घर जाने के लिए हमने ट्रेन शुरू किए जी, तब हमने टिकटों का काम किया, वरना ट्रेन हम चला रहे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि 4 घंटे में जिस लॉकडाउन के कारण
हजारों लोगों की मृत्यु हुई, जो हजारों लोगों को 1000 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा, उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, जब कोविड का वेव था, क्या प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मैंने टाइम्स आपके इंग्लिश चैनल पे देखा, उनका भाषण देखा, उन्होंने कहा बंगाल में ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी। तो क्या प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभा रहे थे? ये प्रधानमंत्री जी को अफसोस होना चाहिए कि गंगा मां में तैर रही थी लाश, वो भारतीय की थी, और पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर वहां खड़े होते कहते कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं कि ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। ये वही प्रधानमंत्री जी है। ठीक है, महंगाई को लेकर के प्रधानमंत्री का रिमार्क था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो थी 2014 से पहले की महंगाई दर 10% तक से ज्यादा थी, और एक कोट भी किया उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री के ऊपर कि वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया था कि भाई महंगाई कम करने के लिए कोई अलादीन का चिराग नहीं आने वाला, लोगों को अकस्टम हो जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अगर 20 रुपए की आइसक्रीम खरीद सकते हैं तो 2 रुपए दाल में प्रति किलो ज्यादा देने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। सिवाय प्रधानमंत्री जी एक चीज भूल गए, उस वक्त ऑयल के दाम $140 बैरल थे, और जब प्रधानमंत्री जी आए, मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया से, उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं, मेरी खुशकिस्मती से ऑयल के दाम दुनिया भर में $40 हो गए। औसतन दाम जब प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने $65 है। 140 और 65 का मुकाबला कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यही होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं महंगाई की परिभाषा के अंदर तहसील सिर्फ क्रूड ऑयल या डीजल पेट्रोल सिर्फ वही नहीं आता ना, बट मेन तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल ही है ना। हाँ। आज डीजल 140 था और आज 60 है। और आज मुझे बताया टमाटर की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज क्या एक आम आदमी सब्जियों को खरीद सकता है? ऑयल की कीमत क्या है आज बताइए, तेल की कीमत क्या है, सरसों के तेल की कीमत क्या है? जी ठीक है तहसील, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का, स्पीच का वो अंश दर्शकों को सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक ऐसा क्यों हुआ आखिरकार कि कांग्रेस 44 सीट पर सिमट गई। इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर समेट दिया, 44 सीट पे लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही थी। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के नौजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तहसीन पुनेवाला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले अमित, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो जिक्र मैं और तहसीन अभी कर रहे थे कोविड प्रबंधन को लेकर के, विपक्ष के ऊपर क्या क्या आरोप रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड प्रबंधन के दौरान के? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कोविड प्रबंधन को लेकर यही था कि जब कोविड शुरू हुआ तो जिस तरह से मजदूरों को भड़काया गया
कि वो उनके यहाँ से निकल जाए ताकि उनका इलाका जो है, उनका जो राज्य है वो बच जाए, लेकिन ये मजदूर जो हैं अपने इलाके में जाएं और वहां पर जाके कोविड फैलाएं। ये एक बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया कि चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की पंजाब और महाराष्ट्र की सरकार हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस दौरान लोगों को घरों से जाने को कहा गया कि भाई कोरोना फैल रहा है, आप लोग अपनी अपनी जगहों पे जाएं। ऐसे वक्त पर जब पूरा देश कह रहा था कि घर पे रहें, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को आगे बढ़ाया कि कोरोना में सबसे बड़ा जो, अगर आप कह सकते हैं कि जो गलत बात हुआ वो विपक्ष के खासकर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने फैलाया, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैला। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप था, और अगर आप देखें तो पूरे भाषण में उन्होंने खास तौर से कांग्रेस को लपेटे में लिया है, निशाने पे लिया है कि किस तरह से कई राज्यों से, चाहे पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, ऐसे राज्यों से पंजाब सालों साल से बाहर कर दिए गए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया। तो ये प्रधानमंत्री का अगर भाषण का लबोलो आप देखें तो कोरोना तो एक बड़ा मुद्दा के तौर पर प्रधानमंत्री ने साधा ही, लेकिन एक साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस आज अपनी नीतियों की वजह से, अपने जो झूठ की वजह से आज इस हालत में पहुंच गई है कि वो 44 पार आ गई है, और ज्यादातर राज्यों से उनको गरीबों ने, वहां की जनता ने बाहर फेंक दिया है। ठीक है, तहसीन में वापस आपके पास मैं लौट रहा हूं कि राहुल गांधी का जो सवाल थे और उसके उन सवालों के में जो प्रधानमंत्री मोदी का जवाब रहा, उसी का मैं कोट आपको कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मेड इन इंडिया हो नहीं सकता, मेड इन इंडिया नहीं होने वाला, क्योंकि छोटे कारोबारों के बगैर ये हो नहीं सकता। आपने यानी मोदी सरकार ने इनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप सिर्फ 10 लोगों पर ध्यान देते हो और 10 लोगों के पास 40% से ज्यादा हिंदुस्तान का धन है। इसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब भाषण में हम लोगों ने ढूंढा तो उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने। देश के युवा ने कर दिखाया कि आप मजाक बन गए हो। मेक इन इंडिया की सफलता आपको दर्द दे रही है, और कुछ लोगों को तकलीफ इस वजह से है क्योंकि कमीशन, भ्रष्टाचार, तिजोरी भरने के रास्ते बंद हो चुके हैं, और इसी वजह से मेक इन इंडिया का मजाक बनाया जा रहा है। मैं सुनवा देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके रिएक्शन के लिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के, देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में, मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है, और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है, आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं।